वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे जर्मनी और इटली के एकीकरण के बारे में। ठीक है। जर्मन, क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है? क्या हुआ 1840 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा। राज्य की सत्ता को बढ़ाने और पूरे यूरोप पर राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। इस प्रक्रिया में क्या देखा जा सकता है कि जैसे जर्मनी और इटली एकीकृत होकर राष्ट्र राज्य बने, जैसा आपने देखा राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यम जर्मन लोगों में काफ़ी व्याप्त थी। उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। मगर जो राष्ट्र निर्माण की यह उदारवादी पहल थी, उसको राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया। उनका प्रशा का एक बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। उसके पश्चात प्रशा ने क्या किया? प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। उसका जो प्रमुख मंत्री था ओटो वान बिस्मार्क, वो इस प्रक्रिया का जनक था, जिसने प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। 7 वर्ष के दौरान उसने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस से 3 युद्धों में प्रशा को जीत दिलाई और इससे एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। जनवरी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया। यानी कि 18 जनवरी 1871 में प्रशा का जो राजा विलियम था उसे जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। 1871 की जो ये सुबह थी बेहद ठंडी थी। जर्मन राज्यों के राजकुमारों, सेना के प्रतिनिधियों और प्रमुख मंत्री ओटो वान बिस्मार्क समेत प्रशा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक बैठक वर्साय के एक बेहद ठंडे शीश महल में हुई। सभा ने प्रशा के काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की। जर्मन में राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया ने प्रशा राज्य की शक्ति के प्रभुत्व को दर्शाया। नए राज्य ने जर्मनी की मुद्रा, बैंकिंग और कानूनी और न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर काफ़ी जोर दिया और प्रशा द्वारा उठाए गए कदम और उसकी कार्यवाहियाँ बाकी जर्मन के लिए अक्सर एक मॉडल बन गया था। अब बात करते हैं इटली। जर्मनी की तरह इटली में भी राजनीतिक विखंडन का एक लंबा इतिहास था। अनेक वंशानुगत राज्यों तथा बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य बिखरा हुआ था। 19वीं सदी के मध्य इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था, जिनमें केवल एक सार्डिनिया पिडमोंट में एक इतालवी राजघराने का शासन था। उत्तरी भाग में ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्ग के अधीन था। मध्य इलाकों में पोप का शासन था। दक्षिणी क्षेत्र स्पेन के ब्रूवो राजा के अधीन थे। इतालवी भाषा ने भी साझा रूप हासिल नहीं किया था और अभी तक उसके विविध क्षेत्रीय और स्थानीय रूप मौजूद थे। क्या हुआ 1830 के दशक में जूसेप्पे मैस्ट्रिनी ने एक एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की थी। उसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन भी बनाया था। 1831 और 1848 में क्रांतिकारी विद्रोह की असफलता ने युद्ध के जरिए इतालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पिडमोंट के शासक विक्टर एमनुएल द्वितीय पर आ गई। इस क्षेत्र के शासक ने अभिजात वर्ग की नज़रों में एकीकृत इटली और उनके विकास, आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रभुत्व की संभावनाएं उत्पन्न करता था। मंत्री जो था कावुर, उसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। ना तो वो क्रांतिकारी था और ना ही वो जनतंत्र में विश्वास रखने वाला। इतालवी अभिजात वर्ग के तमाम अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह वो इतालवी भाषा से कहीं बेहतर फ्रेंच बोलता था। फ्रांस से सार्डिनिया पिडमोंट की एक चतुर कूटनीतिक के पीछे कावुर का हाथ था। उसने सार्डिनिया पिडमोंट 1859 में
ऑस्ट्रेलियाई बलों को हराने में वो कामयाब हो गया और नियमित सैनिकों के अलावा ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया। 1860 में दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों के राज्यों में ये प्रवेश कर गए और स्पेनी शासकों को हटाने के लिए इन्होंने स्थानीय किसानों का समर्थन पा लिया। 1861 में इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया, मगर इटली के अधिकांश निवासी, जिनमें निरक्षरता की दर काफ़ी ऊंची थी, अभी भी उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा से अनजान थे। दक्षिणी इटली में जिन आम किसानों ने गैरिबाल्डी को समर्थन दिया था, उन्होंने इटालिया के बारे में तो कभी सुना ही नहीं था। वे मानते थे कि जो ला इटालिया है वो विक्टर एमैनुएल द्वितीय की पत्नी है। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं ब्रिटेन की अजीब दास्तान के बारे में। कुछ विद्वानों ने ये तर्क दिया कि ये राष्ट्र या राष्ट्र राज्य का जो मॉडल या आदर्श है ग्रेट ब्रिटेन है। ब्रिटेन में राष्ट्र राज्यों का निर्माण कोई अचानक उथल पुथल हुई या क्रांति का कोई परिणाम नहीं था, बहुत लंबी प्रक्रिया चली थी इसमें। ठीक है, 18वीं सदी से के पहले ब्रितानी राष्ट्र था ही नहीं। ब्रितानी द्वीप समूह में रहने वाले अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट या आयरिश की मुख्य पहचान नर जातीय थी। जातीय समूहों को अपनी सांस्कृतिक और जो जातीय समूह थे इनकी अपनी राजनीतिक और सांस्कृतिक परंपराएं थी, लेकिन जैसे जैसे आंग्ल राष्ट्र की धन दौलत, अहमियत और सत्ता में वृद्धि हुई, वह द्वीप के अन्य राष्ट्रों में अपना प्रभुत्व जमाने में सफल हो गया और एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद आंग्ल संसद ने 1688 में राजतंत्र से ताकत छीन ली और इस संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ, जिसके केंद्र में कौन था? इंग्लैंड था। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। इससे इंग्लैंड और व्यवहार में स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व जमा पाया। इसके बाद ब्रितानी संसद में आंग्ल सदस्यों का भी दबदबा बन गया। एक ब्रितानी पहचान के विकास का अर्थ क्या हुआ कि जो स्कॉटलैंड की खास संस्कृति और राजनीतिक संस्थाएं थी, उनको योजनाबद्ध तरीके से इन्होंने दबा दिया। स्कॉटलैंड हॉट्सलैंड्स के जो निवासी थे, जिन कैथोलिक कुलों ने भी अपनी आज़ादी को व्यक्त करने का बहुत प्रयास किया और उन्हें ज़बरदस्त दमन का सामना भी करना पड़ा। जो स्कॉटिश थे, उसके लोगों को अपनी गैलिक भाषा बोलने या अपनी राष्ट्रीय पोशाक पहनने की ही मनाही थी। उनमें बहुत सारे लोगों को तो अपना वतन छोड़ने पर मजबूर किया गया। आयरलैंड का भी कुछ ऐसा ही हासिल हुआ था। यह देश कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट 2 धार्मिक गुटों में बटा हुआ था। ध्यान से समझिए, जो आयरलैंड था, जो ये कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट 2 धार्मिक गुटों में बटा हुआ था। अंग्रेज़ों ने आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वालों को बहुसंख्यक कैथोलिक देश पर प्रभुत्व बनाने में सहायता दी। ब्रितानी प्रभाव के विरुद्ध हुए जो ये कैथोलिक विद्रोह थे, इनको निर्ममता से कुचल दिया गया। वॉल्फटॉन और उसकी यूनाइटेड आयरिशमैन की अगुवाई में असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया था। एक नए ब्रितानी राष्ट्र का निर्माण किया गया और जिस पर हावी आंग्ल संस्कृति का प्रचार प्रसार किया गया। और जो नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्ह थे, ब्रितानी झंडा था और जो राष्ट्रीय गीत था, कौन सा राष्ट्रीय गीत? गॉड सेव अवर नोबल किंग, को खूब बढ़ावा दिया गया और पुराने राष्ट्र इस संघ में सहयोगी के रूप में रह गए। ठीक है, अब बात करते हैं राष्ट्र की दृश्य कल्पना के बारे में। किसी भी शासक एक चित्र या एक मूर्ति के रूप में अभिव्यक्त करना आसान है, लेकिन किसी राष्ट्र को एक चेहरे का रूप कैसे दिया जा सकता है? 18वीं और 19वीं सदी में कलाकारों ने राष्ट्र का मानवीकरण करके इस प्रश्न को हल कर दिया। दूसरे शब्दों में उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक देश को कुछ इस तरह से चित्रित किया जैसे कि वो कोई व्यक्ति हो। ठीक है, उस समय राष्ट्र को नारी के रूप भेष में प्रस्तुत किया गया और राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाए हुए जिस नारी को चुना गया, वह असल जीवन में कोई खास महिला थी ही नहीं। यह तो राष्ट्र के अमूर्त विचार का ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास था। यानी कि ये जो नारी की छवि थी, राष्ट्र का रूपक बन गई।
समझ गए हो ना आप कि इन्होंने अपने देश को किस रूप में परिभाषित किया, एक नारी के रूप में, एक नारी का रूप दिया। मानवीकरण किस रूप में किया, नारी के रूप में। हमें याद होगा कि जो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया। इन आदर्शों को विशेष वस्तुओं या प्रतीकों के रूप में व्यक्त किया जाता था। ठीक है, इसी प्रकार से नारी रूपकों का आविष्कार जो है 19वीं सदी में किया गया था। क्या किया गया था, जैसे देखा था, जैसे हमने स्वतंत्रता का प्रतीक किस रूप में माना था, लाल टोपी या टूटी जंजीर के रूप में व्यक्त किया, जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, वो न्याय इंसाफ के तौर पर देखी गई है ना। उसके हाथ में क्या था, तराजू था। इसी तरह से फ्रांस में इसे लोकप्रिय ईसाई नाम दिया गया मैरियन, जिसने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया, और उसके चिन्ह ने भी स्वतंत्रता और गणतंत्र के थे, लाल टोपी, तिरंगा, कलगी। और इसी तरह से मैरियन की जो प्रतिमाएं थी वो सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई थी, यानी चौराहों पर लगाई गई थी, ताकि जनता को एकता के एक राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में याद आती रहे और लोग उस पर अपना तादम्बे स्थापित कर सके। मैरियन की छवि सिक्कों, डाक टिकटों पर भी अंकित की गई। इसी तरह से जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूप बन गई, और इन अभिव्यक्तियों में जर्मेनिया बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है, क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। ठीक है, आई होप जो आज का टॉपिक है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।